viewers, welcome back. In today's video we are going to discuss some questions related to Israel-Palestine conflict which also comes in current affairs. So here with me is Muhammad Hashim, as you know him already. So without wasting our time, let's get started. Hashim, can you throw some light on the history of Israel and Palestine? Yes, of course. So in the early 90s, Palestine was under the control of Ottoman Empire. जैसा कि हमने देखा है, Ottoman Empire एक बड़ी vast empire थी in the Middle East. वो तुर्की से पैलेस्टाइन तक ये सारा एरिया ऑक्यूपाई करती थी. तो अंडर दैट Ottoman Empire, पैलेस्टीनियंस, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, ज्यूज भी, क्रिश्चियंस भी, वो सारे पीस एंड हार्मनी से वहाँ रहते थे. So at that time, बहुत सारे part of Jew was also in the European states. जैसे कि हमने देखा हिटलर के टाइम पर जर्मनी में बहुत सारे ज्यूज रहते थे. तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. उस ज़ायनिस्ट मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि वो जो ज्यूज पीपल वो वहाँ यूरोपियन स्टेट्स में रह रहे हैं, वो वहाँ से आ जाएं कहाँ, मिडल ईस्ट में, स्पेशली इन पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन वो क्यों आए, क्योंकि पैलेस्टाइन में उनकी एक होली साइट थी, जैसा कि हमें पता है, जेरूसलम. वो इन तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में होली कंसिडर की जाती थी और ज्यूज भी इसीलिए आना चाहते थे पैलेस्टाइन में. तो थियोडोर हर्ट्जल एक ज्यू है, उन्होंने एक एक्ट पास किया है 1896 में जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्यूज को एक अपना इंडिपेंडेंट लैंड मिलना चाहिए पैलेस्टीन में, ताकि उनको जेरूसलम पर भी, वो वहाँ पे जो उनका होम लैंड था पहले, वहाँ पे भी उनको रह सके वहाँ पे. तो इसी ड्यू टू दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, मैनी जो ज्यूज हैं वो माइग्रेट हो गए फ्रॉम यूरोपियन स्टेट्स टू पैलेस्टीन. ओके, तो क्या आप हमें बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट पे? हाँ, जैसा कि हमें पता है, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में हुई थी. तो उसमें जो ब्रिटेन है उसने कोलैप्स कर दिया था ओटोमन एम्पायर को. तो ओटोमन एम्पायर के अंडर पैलेस्टीन आता था, तो पैलेस्टीन भी अंडर कंट्रोल आ गया ब्रिटेन की. तो ब्रिटेन ने वहां पे ज्यूज का सपोर्ट किया इन 1970s थ्रू बेल्फोर डिक्लेरेशन. अब ज्यूज को इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ज्यूज जो हिस्ट्री में थे वो बहुत ही रिच थे. रिच किसमें थे, एक तो हमने जैसे देखा है वो उनके पास बहुत सारा पैसा भी था, पॉलिटिकल भी वो रिच थे. तभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका सपोर्ट करते थे. उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन की थी जिनमें उन्होंने ये कंसिडर किया था कि जो ये ज्यूज हैं वो पैलेस्टीन में जाएंगे. तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं एक मोड़ बन गया कि जो पैलेस्टीन है वहां पे बहुत सारे इसराइल आ गए, ये ज्यूज आ गए. तो आप हमें बता सकते हैं यूएन का पार्टीशन प्लान कैसा था और क्या था उसमें? तो हम देखते हैं कि यहाँ जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि पैलेस्टाइन लैंड पे मुस्लिम्स रहते थे ज्यादातर. तो वहाँ पे जैसे ही ज्यूज आ गए तो वहाँ पे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई ज्यूज आएंगे किसी के लैंड पर, होम लैंड पर, जैसे ज्यूज आ गए मुस्लिम के लैंड पर, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया इनके बीच में, मुस्लिम्स एंड ज्यूज के बीच में. तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब ब्रिटिश को लगा अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो यूके ने इन 1947 फरवरी में अपना ये जो था ये पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वो सामने रखा, प्लेस टुवर्ड्स द यूएन. अब यूएन ने वहां पे इन 1947 नवंबर में पार्टीशन प्लान निकाला. उस पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो ज्यूज को मिला था 56.5% ऑफ द पैलेस्टीनियन लैंड और पैलेस्टाइन मुस्लिम्स को मिला था ओनली 43.5% ऑफ लैंड. और जेरूसलम जो था वहां पे उन्होंने अंडर इंटरनेशनल यूएन कंट्रोल रख दिया था जेरूसलम को. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो इसराइल है वो एक्सेप्ट किया. इसराइल जो बन गया था वहां पे एक कंट्री जो ज्यूइश की थी, उसने एक्सेप्ट कर दिया था ये यूएन का पार्टीशन प्लान और उसने इंडिपेंडेंट ली थी 15 मई 1948 में. मगर पैलेस्टीनियंस को ये पार्टीशन प्लान यूएन का अच्छा नहीं लगा. तो और जब इन्होंने पार्टीशन प्लान किया था यूएन ने, तो जहाँ पे ज्यूज रहते थे, जहाँ पे इन्होंने ज्यूज को लैंड दिया था पैलेस्टाइन में, वहाँ पे बहुत सारे
मुस्लिम्स भी थे। अब वो मुस्लिम्स नहीं चाहते थे अपने लैंड से निकलना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो गया और पैलेस्टीनियंस ने ये नहीं माना, ये यूएन का पार्टीशन प्लान। अच्छा, तो पहले अरब इजरायली और इस डे को भी हम कहते हैं अल नकबा, क्योंकि इस डे पर जियोनिस्ट ग्रुप ने 7,50,000 पैलेस्टाइन्स को उनके होमलैंड से निकाला था। और पैलेस्टाइन का हम देख सकते हैं 3 पार्ट्स में हुआ था, एक तो वेस्ट बैंक, गाजा और ऊपर से नॉर्दर्न पार्ट। ओके, तो हाशिम, क्या आप हमें बता सकते हैं फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में क्या हुआ था? हाँ, जैसे कि हमने देखा अल नकबा, जिसमें पैलेस्टीनियंस को ज़ायोनिस्ट ग्रुप्स ने निकाला था उनके होमलैंड से। तो फिर एक फर्स्ट अरब इसराइली वॉर हुई इन 1948 में। तो इस अरब इसराइली वॉर में क्या हुआ था, इसमें इसराइल के साथ मोर देन 5 अरब कंट्रीज लड़ रही थी, जिनमें थी लेबनान, इजिप्ट, सीरिया एंड पैलेस्टीन आल्सो। तो इसमें विक्ट्री किसकी हुई? इसमें इसराइल जीत गया, न्यूली फॉर्म इसराइल इसमें जीत गया और बाकी सारी कंट्रीज जो थी हार गई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो इसराइल है उसने 56% जो उसके पास लैंड था उसने वो एक्सटेंड किया टू 78% ऑफ द पैलेस्टीनियन लैंड उसने कंट्रोल में ले लिया। तो उससे क्या हो गया, एक टसल हुई बीच में, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया किसमें? बीच में अरब्स के एंड ज्यूज की, जैसे कि हमने देखा है। तो जो इसराइल है इसराइल ने तो 78% कर लिया था, मगर जो इजिप्ट है उसने गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल में ले लिया और लेबनान है, ये जॉर्डन है, उसने वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। रिजल्ट इसमें ये था कि जो पैलेस्टीन है, ये इसराइल है, उसने एक्सटेंड अपना लैंड को किया फ्रॉम 56.5% टू 78%। अच्छा, ठीक है। तो 6 डेज वॉर दूसरा ये है, उसमें क्या हुआ? ये एक और वॉर हुई थी इन 1967 में। 6 डेज वॉर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 दिनों तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो टेंशन थे वो इंटेंसिफाई हो गए, किसके बीच? अरब कंट्रीज एंड इसराइल के बीच। इसमें जो इसराइल है उसने एक क्रूशल स्टेप ले लिया कि उसने 100% ऑफ द पैलेस्टीनियन लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसकी वजह से बहुत सारा हम देख सकते हैं टेंशन पैलेस्टीनियंस को स्ट्रगल हुआ, क्योंकि जो जूइश सेटलर्स थे वो वेस्ट बैंक में भी आ रहे थे, गाजा स्ट्रिप में भी आ रहे थे, इनकी लैंड में आ रहे थे। पैलेस्टीन को इसमें बहुत स्ट्रगल हुआ, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की वेस्ट बैंक में, PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन 1964 टू 2 जून 1964। तो इसमें वो चाहते थे कि उनको वो आजाद हो जाए, टू लिबरेट फ्रॉम द इसराइल थ्रू एनी मींस। ओके, तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और ऑस्लो एग्रीमेंट के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो जैसे कि हमने देखा PLO बनी थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जैसे वो लिबरल होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी फ्रॉम द इसराइली थ्रू एनी पॉसिबल मींस। तो इसराइल ने उनको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दे दिया था, लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था। वेस्ट बैंक ने इस एक्सेप्ट कर लिया था ये डिवीजन जो इसराइल ने बना दिया था, लेकिन जो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग थे वो इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ये पैलेस्टाइन पूरा हमारा लैंड है, तो वो हमें मिलना चाहिए। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट द इसराइल। वो सेटअप हुई 1987 में, और वो इलेक्शंस भी हुए वहां पे 2007 में, जो हमास इलेक्शन जीत गया और पावर में आ गया, और वहां पे एक सेपरेट लीडरशिप होने लगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बैंक पूरा अपने PLO के कंट्रोल में आ गया, और जो गाजा स्ट्रिप है वो हमास के कंट्रोल में आ गया। तो अगर हम आगे देखेंगे ऑस्लो एग्रीमेंट्स इसलिए बनाए थे तो डिक्रीज टेंशंस बिटवीन इसराइल एंड द पैलेस्टीनियंस। और इसमें 2 ऑस्लो एग्रीमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑस्लो एग्रीमेंट आया था 1993 में और सेकंड 1995 में। ये असल में पीस केयर था,
इसमें जो वेस्ट बैंक है, जो PLO अंडर PLO है, वो 3 एरियाज में डिवाइड किया था। एरिया ए अंडर थे पैलेस्टीनियंस, अंडर पैलेस्टीनियंस था वो। एरिया बी जॉइंट, उसमें पैलेस्टीनियंस भी रहते थे, इसराइली भी रहते थे। और एरिया सी, उसमें खाली इसराइली रहते थे। अभी दिस सोल्यूशन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, इस सोल्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो कैसे हुआ हम देख रहे हैं। एरिया जो सी था, वो जो इसराइल के अंदर था, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड थे, वाटर एंड मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। तो पैलेस्टीनियंस हैव लिमिटेड एक्सेस टू दीज। तो पैलेस्टीनियंस लूज होप, उन्होंने होप छोड़ दी वहां के। और एक सेकंड इंतिफादा मतलब रेबेलियन, इंटरनल रेबेलियन हो गई 2000 में। तो इसके बाद हम देखते हैं 2005 में जब हमास था वहां पे गाजा स्ट्रिप में, तो वहां पे जो इसराइल है उसने विड्रॉ कर दिया था गाजा से। तो अब गाजा को जैसे पूरी पावर का पॉलिटिकल कंट्रोल उसमें गेन हुआ था पूरा। तो हमने देखा फिर 2017 में वहां क्या हुआ था। वहां पे जो इसराइल है उनको लगा हमास से हमको खतरा है, क्योंकि हमास इसराइल के अगेंस्ट थे, पूरे अगेंस्ट। वेस्ट बैंक उतना नहीं था जितना हमास थी। तो इसराइल वालों ने इन 2017 ब्लॉक कर दिया हमास को फ्रॉम गाजा स्ट्रिप को, फ्रॉम एयर, लैंड एंड वाटर मीन्स। तो हाशिम, क्या सिचुएशन रही थी अर्ली 2000 में? तो जैसा कि हमने देखा 2017 में गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था इसराइल ने थ्रू एयर, वाटर एंड लैंड। तो अगर हम बात करेंगे अर्ली 2000s की, तो इन 2008 एंड 14 एंड 12 एंड इन 2021, इन सारे सालों में इन्होंने मिलिट्री असल्ट्स कैरी आउट किए थे इसराइल ने ऑन गाजा स्ट्रिप। और हम देख सकते हैं इन 2022 ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, डेडलीस्ट ईयर था फॉर द पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक after 2005, since 2005। तो हमने देखा इस साल भी इन 2023 हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 में एयर स्ट्राइक की थी और 5000 रॉकेट एक ही साथ लॉन्च किए थे इसराइल पे, उसकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी को, ताकि वो विथस्टैंड कर पाए। और फिर इसराइल ने बैक फायर किया हमास पर। तो फिर आगे से यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है अभी तक। Okay. Thank you, Hashim, for this information. So I hope you find this video very informative. Thank you so much.